तो चलिए दोस्तों, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय से हम टॉपिक वाइज आपके पास वीडियो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास समय मिल रहा है, हम आपके पास कुछ टॉपिक आपके सामने ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इनमें से हम पेडागॉजी आपके सामने रखे हुए थे और पेडागॉजी का एक सेकंड वीडियो है जिसमें हमने पाठ्यक्रम को शुरुआत की है, कैरिकुलम को शुरुआत किए हैं। ठीक है, अब पहले हमने पाठ्यक्रम के मीनिंग देखे थे, मतलब अर्थ देखे थे, परिभाषा देखे थे। अब कुछ अभ्यास प्रश्न आपके सामने का रखने का प्रयास किया था। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है कि पाठ्यक्रम का सिद्धांत, कि पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत क्या होता है, कि पाठ्यक्रम में किस किस चीज़ों को सम्मिलित करना चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या क्या ध्यान हमको रखना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखेंगे। पाठ्यक्रम के सिद्धांत के अंतर्गत हम 15-16 सिद्धांत देखेंगे इसके अंतर्गत। तो ये रहा पहला हमारे पास विद्यार्थी केंद्रित सिद्धांत। अब देखिए यहाँ पे विद्यार्थी केंद्रित सिद्धांत क्या कहता है। पाठ्यक्रम छात्रों के रुचि, आवश्यकताएं, योग्यताएं, वृत्तियों, स्थितियों तथा उसके विकास स्तर के अनुकूल होना चाहिए। इसमें छात्रों को उचित विकास के लिए समृद्ध अनुभव प्राप्त होने चाहिए। दूसरे अर्थ में बच्चों को पाठ्यक्रम का केंद्रीय तत्व माना जाना चाहिए। केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित मतलब यहाँ पे विद्यार्थी को केंद्रित मानना चाहिए, केंद्र मान करके पाठ्यक्रम को इस प्रकार से बनाना चाहिए ताकि छात्रों की रुचि, उनकी आवश्यकताएं, योग्यता, उनकी स्थिति और उसके विकास के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। पाठ्यक्रम को इस प्रकार से बनाना चाहिए। साथियों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, मतलब विद्यार्थी को केंद्र मान करके पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इस सिद्धांत ये कहता है। तो चलिए हम दूसरा सिद्धांत देखते हैं। हमारे पास है समुदाय केंद्रित सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय छात्रों की आवश्यकताओं के साथ साथ समुदाय के आवश्यकताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। वास्तव में सामुदायिक जीवन से ही पाठ्यक्रम की रचना की जाना चाहिए। यह समुदाय की आवश्यकताओं, समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। इसमें सामुदायिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं प्रतिबिंबित होना चाहिए। सामुदायिक वातावरण के अनुकूल होना चाहिए। समुदाय केंद्रित सिद्धांत मतलब ऐसा नहीं हो कि ये व्यक्ति विशेष के लिए हो, किसी एक व्यक्ति के लिए हो या किसी एक मतलब बच्चों के लिए हो। मतलब समुदाय का मतलब होता है विभिन्न समुदाय के लोगों के लिए। ये पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि किसी के लिए कमी ना हो। जैसे लिखा है ना कि निर्माण करते समय छात्रों की आवश्यकताओं के समुदाय की आवश्यकताओं, समुदाय मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों का समूह। जैसे हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो इनमें से कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तो समुदाय केंद्रित भी होना चाहिए। पाठ्यक्रम की रचना हमको उसी प्रकार से करना चाहिए जिससे सामुदायिक जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रतिबिंबित होना चाहिए, समुदाय वातावरण के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास तीसरा सिद्धांत है यहाँ पे आप देख सकते हो, क्रिया केंद्रित सिद्धांत। अब एक क्रिया मतलब क्या होता है जानते हो, काम करना। केंद्रित पाठ्यक्रम और क्रियाओं पर केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम क्रियाओं पर केंद्रित होना चाहिए जिनमें छात्र रुचि लेते हैं। इनमें खेल क्रियाओं, रचनात्मक क्रियाओं, प्रोजेक्ट क्रियाओं के लिए अवसर मिलने चाहिए। दूसरे शब्दों में यहाँ काम द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। मतलब इस सिद्धांत के अंतर्गत ये कहता है कि बच्चों के पाठ्यक्रम में ऐसे भी चीज़ सम्मिलित होना चाहिए जिससे बच्चों को रुचि, बच्चे कब रुचि लेते हैं, बच्चे को खेल खेल में सिखाओ, बच्चों को कुछ काम करने के लिए बोलो जिसमें रचनात्मक कार्य हो, जैसे कि किसी चीज़ का पेंटिंग करना हो, है ना,
किसी चीज़ का प्रोजेक्ट बनाना हो, खिलौना बनाना हो, है ना, इस प्रकार से क्रिया भी उनको देते हो तो बच्चे क्या होते हैं, रुचि लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए, पूरा उच्च शिक्षा विभाग तक के जहाँ तक आप पढ़ाई करते हो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रोजेक्ट भी सम्मिलित होता है, रचनात्मक क्रिया भी सम्मिलित होते हैं। यदि कहा जाए तो इस सिद्धांत को काम द्वारा सीखने के सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है विविधता का सिद्धांत। यहाँ पे आप देखिए विविधता का सिद्धांत देखिए। विविधता मतलब क्या होता है, अनेकों में अनेक, एकता में अनेकता, बोल सकते हो विभिन्न लोगों की एक साथ रहना या अलग अलग लोगों की विविधता होना। जैसे विविधता पाठ्यक्रम के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संकीर्ण, संकीर्ण मतलब होता है एकदम कम या सिमटा हुआ पाठ्यक्रम। संकीर्ण पाठ्यक्रम से व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं को विकसित नहीं किया जा सकता। ठीक है, विभिन्न योग्यताओं को क्या नहीं किया जा सकता, विकसित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक स्तर पर पाठकों की विभिन्न आवश्यकताओं एवं रुचियों का ध्यान रखना चाहिए और पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए स्थान होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रत्येक स्तर पर पाठकों के विभिन्न आवश्यकताओं एवं रुचियों का ध्यान। पाठक मतलब क्या, तो विभिन्न लोग पाठक होते हैं, शिक्षक हो गया, विद्यार्थी हो गया, जो पढ़ने लोग हैं वो सभी क्या होते हैं, पाठक होते हैं। तो उनकी आवश्यकता, ऐसा नहीं है कि एक शिक्षक बनने, देखो बच्चों में अनेक रुचियाँ होती है। कोई शिक्षक बनने वाला होता है ना, कोई शिक्षक बनने वाला होता है, तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई मिस्त्री बनना चाहता है, कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई संगीतकार बनना चाहता है। तो सारी चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। विविधता पाठ्यक्रम के निर्माण होना चाहिए। और पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशेष स्थान होना चाहिए। अब देखते हैं पांचवा, लचीलेपन का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और प्रत्येक स्तर के बालकों की आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। यह समाज की परिवर्तित स्थितियों के अनुकूल होना चाहिए और इनमें शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा मनोविज्ञान का नवीनतम विकास प्रतिबिंबित होना चाहिए। लचीला पाठ्यक्रम बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें तो ये क्या बोल रहा है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार से होना चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा गया है कि समय के अनुसार, यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, प्रत्येक स्तर के बालकों की आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए, समाज की परिवर्तित स्थितियों के अनुकूल। देखो समाज की परिस्थिति, पहले क्या था, पहले समाज किस प्रकार से था और अभी समाज क्या है, पहले के युग कैसा था 10 साल पहले का और अभी किस प्रकार से है। तो समाज की परिवर्तित, पाठ्यक्रम परिवर्तनशील है, समय समय पर परिवर्तन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे विशेष ध्यान योग्य है कि पाठ्यक्रम जब पढ़ाई किया जाता है तो आगे का काम के साथ, अभी जो पढ़ाई कर रहे हो वो आगे के परिवर्तित स्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ रहे हो तो आगे की पढ़ाई, आगे की स्थितियों में, आगे की परिवर्तन में काम ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक की नवीनतम विकास की प्रतिबिंबित होना चाहिए और लचीला पाठ्यक्रम बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल। एकदम क्या होना नहीं चाहिए, एकदम रूढ़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम रूढ़ नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे एकीकरण का सिद्धांत। तो एकीकरण का सिद्धांत क्या है, देखिए शिक्षा का एक हमेशा विकसित होते रहता है, शिक्षा का रूप हमेशा विकसित, मतलब शिक्षा संकीर्ण नहीं है, ना नीचे नहीं जाता, ये हमेशा विकसित होते रहते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम के निर्माण या विकास करते समय एकीकरण या सहसंबंध विषयों या क्रियाओं पर ध्यान रखना चाहिए।
ताकि बच्चे के संबंध करते हुए उसे अच्छी तरह से समझ सके और उन्हें अपने आने वाले दिनों में बहुत फायदे हो सके। एकीकरण का मतलब क्या होता है कि पाठ्यक्रम निर्माण का उस समय विषय या क्रियाओं पर ध्यान, ताकि बच्चे का संबंध, बच्चे जब यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे की कक्षाओं में, जैसे यहाँ पे पहली कक्षा पढ़ रहा है, दूसरी कक्षा में जाएगा, तीसरी कक्षा में जाएगा, तो इस प्रकार से उसमें संबंध होना चाहिए। जो पढ़ाई कर रहे हैं उस निचली कक्षा से उच्च कक्षा में संबंध स्थापित होना चाहिए। पाठ्यक्रम को इस प्रकार से बनाने चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अनुभव के समयता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम अनुभव की समग्रता पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले प्रक्रम ही सम्मिलित नहीं, बल्कि इसमें संपूर्ण अनुभव सम्मिलित होना चाहिए, जिन्हें छात्र स्कूल में, कक्षा में, पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में तथा कार्यशाला में होने वाले बहुमुखी क्रियाओं तथा अध्यापकों और छात्रों की कई अनौपचारिक संबंधों में प्राप्त करता है। अनुभव की समयता का सिद्धांत कहने का अर्थ है कि स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उसी की प्रकरण ही सम्मिलित नहीं होना चाहिए पाठ्यक्रम में, उसमें संपूर्ण अनुभव सम्मिलित होना चाहिए। जैसे छात्र जो है स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कक्षा में पढ़ाई करते हैं, पुस्तकालय में अनेक विषयों का तैयारी करते हैं, प्रयोगशाला में प्रोजेक्ट काम करते हैं, कार्यशाला में अनेक कार्य करते हैं, तो इन सभी चीज़ों में सम्मिलित हो सके ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। बहुमुखी क्रियाएं मतलब विभिन्न क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। अध्यापकों और छात्रों की कई अनौपचारिक संबंधों में प्राप्त करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं उपयोगिता का सिद्धांत। अब उपयोगिता का सिद्धांत हम क्या है ये आपको सामने रख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, उपयोगिता पाठ्यक्रम निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार है। पाठ्यक्रम में उन प्रकरणों को सम्मिलित करना चाहिए जो छात्रों को भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो और जो उन्हें समाज के योग्य सदस्य बनाने में सहायता। उपयोगिता मतलब जो भी पाठ्यक्रम हो वो भविष्य में उपयोगी सिद्ध होना चाहिए कि लोग जो है, व्यक्ति जो है समाज में एक योग्य सदस्य बन सके या समाज में रहकर अपना बात कर सके या समाज में अपना क्या बोल सकते हैं, एक सदस्यता के रूप में या समाज में रहकर मतलब लोगों को शिक्षित कर सके। इस प्रकार से उनकी सिद्धांत होना चाहिए, उपयोगिता का सिद्धांत पाठ्यक्रम। अब आता है सुरक्षा का सिद्धांत। तो सुरक्षा के सिद्धांत हम देखते हैं। सुरक्षा के सिद्धांत के लिए पाठ्यक्रम उन विषयों को शामिल करना चाहिए, मतलब पाठ्यक्रम में उन विषयों को शामिल करना चाहिए जो सभ्यता एवं संस्कृति की सुरक्षा में सहायक सिद्ध हो। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी चुनाव पर आधारित होना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले प्रकरणों तथा क्रियाओं को सावधानी से चुना जाना चाहिए। अब यहाँ पे सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि अभी हमारे सभ्यता और संस्कृति, कई लोग चाहते हैं, कई पालक या लोग ये चाहते हैं कि उनका बच्चा सभ्यता ना भूले, हमारे संस्कृति को ना भूले, तो पाठ्यक्रम में सभ्यता और संस्कृति भी सम्मिलित होना चाहिए। जो इतिहास और जो बुजुर्ग लोग हमारे जो वंशज है, जो सभ्यता और संस्कृति बनाए रखे हैं, उनका भी समावेश होना चाहिए। क्योंकि कई पालक ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, सभ्यता हो, लोगों को अच्छे से बात करना सीखे, लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखे। इस प्रकार से सभ्यता चाहता है, संस्कृति भी चाहता है, तो इसकी सुरक्षात्मक पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पाठ्यक्रम बन जाए और उसमें सभ्यता संस्कृति कोई जगह ही ना हो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं रचनात्मक प्रशिक्षण सिद्धांत। ये है हमारे पास रचनात्मक प्रशिक्षण सिद्धांत। ये क्या कहता है, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे छात्रों की रचनात्मक योग्यता को प्रोत्साहन मिले।
रेमंड ने ठीक ही कहा है कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बनाए गए पाठ्यक्रम का झुकाव निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों की ओर होना चाहिए। मानव संस्कृति में जो कुछ सर्वोत्तम है मानव की रचनात्मक योग्यता का परिणाम है। मतलब पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि छात्रों की रचनात्मक विषय को बल दे। रचनात्मक विषय नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि रचनात्मक योग्यता से प्रोत्साहन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोत्साहन। जैसे खेल कूद, है ना, पेंट करना, नाचना गाना संगीत करने, रचनात्मक आता है। रचनात्मक जो क्रिया करके, जो काम करके, जो सहज संज्ञानात्मक रूप से काम कर सके, ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। ओके, तो चलिए हम देखते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का इस प्रकार से निर्माण करना चाहिए कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करे। लोकतांत्रिक देशों में प्राइमरी, सेकेंडरी, उच्च शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मतलब मूल्य मतलब क्या होता है? सही गलत का पहचान करना। लोकतांत्रिक मतलब सार्वजनिक, मतलब पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए कि लोकतांत्रिक मतलब लोगों के बारे में सही गलत का निर्माण कर सके, पहचान कर सके, ऐसा मूल्यों का विकास हो। यह लोकतांत्रिक जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, उच्च शिक्षा सभी के लिए होना चाहिए, सभी के पाठ्यक्रम में निर्धारित होना चाहिए। और यह पाठ्यक्रम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब आता है समन्वय का सिद्धांत। महत्वपूर्ण सिद्धांत है ये। पाठ्यक्रम में अनौपचारिक और औपचारिक शिक्षा, प्रत्येक एवं अप्रत्यक्ष शिक्षा, सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा, उदार एवं व्यवसाय शिक्षा, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय होना चाहिए। समन्वय मतलब एक दूसरे में सम्मिलित होना, एक दूसरे में सम्मिलित। जैसे प्रत्यक्ष शिक्षा होना चाहिए और ये अप्रत्यक्ष से जुड़ा होना चाहिए। सामान्य से विशिष्ट शिक्षा की ओर होना चाहिए। शिक्षा उदार एवं व्यवसायिक शिक्षा का समन्वय होना चाहिए। व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय होना चाहिए। तो इस प्रकार से समन्वय का सिद्धांत ये कहता है कि ये इस प्रकार से शिक्षा का एक दूसरे में समन्वित होना चाहिए। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। सिद्धांत है जीवन के लिए तैयार का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के जीवन के लिए तैयार करना चाहिए, अतः पाठ्यक्रम में क्रियाएं शामिल होना चाहिए जो छात्रों के भविष्य के लिए तैयार करने में सहायक हो और भविष्य में जटिल समस्याओं के विभिन्न चुनौतियों का सामना करने योग्य हो सके। और जैसे जीवन के देखो कई विद्यार्थी क्या बनते हैं? वकील बनते हैं, कई डॉक्टर बनते हैं, कई इंजीनियर बनते हैं। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार से हो कि उनकी जीवन के लिए तैयार होना चाहिए, वो है ना। यहाँ पे देखिए उसके भविष्य के लिए तैयार होना चाहिए। यदि उनके सामने कोई जटिल समस्या भी हो गई तो उसे चुनौतियों का सामना करने योग्य हो सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, अब आता है सार्थकता का सिद्धांत। देखिए हमारे पास क्या है, सार्थकता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय अधिगम अनुभव के चयन एवं आयोजन में सार्थकता का ध्यान रखना। सार्थकता मतलब जिसका अर्थ समाहित हो, जिसका स्पष्ट अर्थ हो, जिसका अर्थ निकलता हो, है ना। तो अनुभव के एवं आयोजन में सार्थकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिन छात्रों के लिए पाठ्यक्रम निर्मित किया जा रहा है उनके वातावरण एवं वर्तमान आवश्यकताओं की दृष्टि से उनके लिए सार्थक बातों का पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता को ध्यान रखना चाहिए। सार्थकता वर्तमान, पिछले अनुभव, भविष्य में काम आने वाले बातों का ध्यान रखने की अपेक्षा करती है। ठीक है, आगे और देखते हैं इसी का। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने वाली बातों को सार्थकता अथवा निरर्थकता की परख भूत, भविष्य, वर्तमान और भविष्य में परिप्रेक्ष्य करनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास और है, आगे हमारा सिद्धांत ये है निरंतरता का सिद्धांत। यहाँ पे देखिए निरंतरता का सिद्धांत। किसी कक्षा में पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय यह ध्यान रखना चाहिए वह एक तरफ तो पहले पीढ़ी का पढ़ी हुई हो,
बातों से संबंधित रहे, मतलब पहले पढ़ी हुई बातों से संबंधित रहे, तथा दूसरी तरफ आगे की कक्षाओं में जो कुछ पढ़ना है उसके लिए आधार का कार्य करे। इस प्रकार सभी कक्षाओं में भूत, वर्तमान, भविष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिगम अनुभव में पर्याप्त रूप से निरंतरता बनी रहना चाहिए। कहने का अर्थ है कि हमें इस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए कि पहले पूर्व अनुभव पर आधारित हो और बाद में आने वाली कक्षाओं की आधार भी बन सके, ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं, 9वीं क्लास के बच्चा जब अपना विषय पढ़ता है तो उसके पूर्व क्या होता है, 8वीं कक्षा का होता है, तो वो 9वीं में काम आता है। तो इसके जो पढ़ा हुआ जो पाठ्यक्रम है वो कक्षा 10वीं में काम, इसके लिए आधार का काम करे, मतलब इसके लिए वो आधार का काम करे। ऐसा नहीं हो कि 9वीं उत्तर है तो पूरा 10वीं जो है दक्षिण है, मतलब इनमें से एक भी चीज़ यहाँ सम्मिलित ना हो, तो ये पाठ्यक्रम कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये हमारा 16वां नंबर का सिद्धांत है, मानवीय मूल्यों के विकास का सिद्धांत। वर्तमान मूल्यों में भौतिकता की चकाचौंध में गिरावट आ गई है। सभ्यता नैतिकता से दूर दौड़ती प्रतीत हो रही है, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में इसकी गिरावट में अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इसलिए शुरुआत प्राथमिक कक्षाओं से ही की जानी चाहिए ताकि छात्रों में उचित मानवीय मूल्यों का विकास हो सके। इस दृष्टि से स्कूल के पाठ्यक्रम में मानवीय मूल्यों के अनुभव को अनिवार्य तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। मानवीय मूल्यों के विकास के सिद्धांत, कहने का मतलब है कि भौतिक जो मानवीय या मानवता के बारे में जो चीज़ है ना, वो चीज़ें अब जो है धीरे धीरे क्या हो जा रही है, लुप्त होती जा रही है। तो इसे जो है सामने लाने की बहुत ज़रूरी है, सामने लाया जा सकता है। तो पाठ्यक्रम में इस प्रकार से लोगों के बारे में सम्मिलित होना चाहिए कि मानवीय मूल्यों का विकास हो सके, ऐसे चीज़ों को सम्मिलित करना चाहिए। मानव के बारे में उचित, अनुचित, सही, गलत के बारे में जो जानकारी दे सके, उसके बारे में समझा सके, ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। और इसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, हमारे प्राइमरी स्कूल से, ने प्राथमिक कक्षाओं से ही की जाना चाहिए। ओके, अब लास्ट हमारे पास बचा हुआ है सिद्धांत, इसके बाद ये सिद्धांत खत्म हो जाएगा। देखिए, लास्ट हमारे पास है बुनियादी ज्ञान और कौशलों का। बुनियादी मतलब क्या होता है, जिससे आप जो व्यवसाय कर सके, जिससे आपकी भविष्य जो है सुरक्षित हो सके, या आगे चल के आप जो कोई धंधा कर सको, या आपके भविष्य में कुछ कार्य किया जा सके। आज के आधुनिक युग में बुनियादी ज्ञान एवं कौशलों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आज का आधुनिक युग वैज्ञानिक तौर से आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही छात्रों में बुनियादी ज्ञान, उनके कौशलों को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ताकि उन्हें भविष्य में इसके फ़ायदा हो सके। देखो, आज के आधुनिक युग में, जैसे आज का युग कैसा चल रहा है कि कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है ना। तो लोगों को इस प्रकार से पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए कि लोग जो है कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए अपने भविष्य का निर्माण कर सके, अपने कौशल को निखार सके, उनको कौशलों का निर्माण होना चाहिए। तो आज के पाठ्यक्रम परिवर्तन हो रहा है, प्रोजेक्ट से, है ना, काम हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। तो इस प्रकार से बुनियादी ज्ञान और कौशलों का सिद्धांत के अंतर्गत इसे इस प्रकार से पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ताकि जो है भविष्य में इनके बहुत ज़्यादा फायदा हो सके। तो साथ ही ये रहा हमारे पास 17 सिद्धांत आपके सामने रखा। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। हम इसी प्रकार से धीरे धीरे आपके सामने लेके आते रहेंगे। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दिया करें। आप लोग मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बिल्कुल कमेंट करना ना भूलिएगा। आप जब कमेंट करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन अच्छा लगता है कि आप सभी मेरे वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं।
दोस्तों प्लीज़ आपसे निवेदन है, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करिए। कमेंट करना ना भूलिएगा। आप जो भी आपको लगता है, जो भी सुधार की आवश्यकता आपको लग रही है, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं सुधार करने का प्रयास अवश्य करूँगा। ये वीडियो केवल और केवल आप तक जो है, जो TGT और PGT निकला है उस तक इस प्रकार से जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। दोस्तों यदि इसमें से कुछ भी आपको कमी नज़र आती है तो आप अपने हिसाब से सुधार जरूर कर लें। धन्यवाद।